Listen to this audiobook, The Rise of the Celestial Emperor and His Seven Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. इस दौरान विक्टोरिया जितनी तेजी से आगे बढ़ सकती थी, वासु की दिशा में बढ़ रही थी। जब वह कुछ 100 मीटर दूर थी, तो उसे एक सुनहरी आकृति दिखाई दी। वह कौन है? वह बता सकती थी कि यह एक महिला है, लेकिन वह यह नहीं बता सकती थी कि वह वास्तव में कौन है। कुछ 100 मीटर की दूरी से भी उसकी आभा को महसूस करके विक्टोरिया को यकीन था कि अपने कंगन के साथ भी वह उसे हरा नहीं पाएगी। यद्यपि वह और विक्टोरिया दोनों ही 5वीं श्रेणी की शीर्ष साधक थीं, फिर भी विक्टोरिया को अपनी शक्ति की तुलना इस महिला से करते समय हीनता महसूस हुई। 1 सेकंड बाद वह गायब हो गई। यह देखकर विक्टोरिया ने राहत की सांस ली। उसकी योजना वासु को बचाने की थी। अगर यह महिला उसके रास्ते में आ गई, तो उसे यकीन नहीं है कि वह समय रहते वासु को बचा पाएगी या नहीं। सौभाग्य से उसने उसे कुछ नहीं किया। विक्टोरिया नहीं चाहती थी कि वासु मर जाए। वासु एक आदर्श साथी था। विक्टोरिया को यकीन नहीं है कि उसे अपने जीवन काल में दिव्य रक्त रेखा वाला कोई और ड्रैगन मिलेगा या नहीं। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि वह युवा पुरुषों में दिलचस्पी रखती थी और वासु केवल 19 वर्ष का था, और उसने जो बलिदान दिया उसके बाद वह नहीं चाहती थी कि उसका संभावित भावी साथी मर जाए। वासु ने अपना सिर उठाया और महसूस किया कि कुछ उसकी ओर बढ़ रहा है। यह महसूस करते हुए कि यह विक्टोरिया है, वासु सोल ब्लेज का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया। अब जब उसने अपना कुछ मैना वापस पा लिया है, तो हीलिंग पिल और शार्ड ऑफ लाइफ की बदौलत, जो एक शुरुआती 4 स्टार आर्टिफैक्ट था जिसे उसने अपनी मैना रिकवरी स्पीड को 30% तक बढ़ाने के लिए बनाया था, उसके पास कम से कम 30 सेकंड के लिए इन्फर्नो ओवरड्राइव का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मैना था। हालांकि इस घायल अवस्था में इन्फर्नो ओवरड्राइव का उपयोग करने से उसके शरीर को और भी अधिक नुकसान हो सकता है। रुको! अचानक वासु को कुछ एहसास हुआ और वह विक्टोरिया के आने का इंतजार करने लगा। मैंने तब टेलीपोर्टेशन या ड्रैगन ट्रांसफर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उस पल वासु को लगा कि वह खुद को थप्पड़ मार ले। वह कब से इतना मूर्ख हो गया? अगर उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया होता, तो वह ड्रैगन पैलेस में वापस आ सकता था, या ड्रैगन ट्रांसफर का इस्तेमाल करके वह किसी दूसरे ड्रैगनियन के साथ अपनी जगह बदल सकता था। लेकिन फिर अगर मैंने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया होता, तो मैं उसे देखने का मौका चूक जाता। वासु ने इस बहाने से अपने दिल को तसल्ली दी। विक्टोरिया ने देखा कि वासु एक चट्टान पर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मरने वाला है। वह सावधानी से विक्टोरिया को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी लड़ सकता है। दरार! उसी समय विक्टोरिया के हमले के बाद जो आकाश कुछ समय के लिए साफ हो गया था, वह अब फिर से काला पड़ने लगा था। बादलों के गरजने की आवाज उसके कानों तक पहुंची। विक्टोरिया को वासु को इस तरह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद थी कि वह मरने के कगार पर होगा, लेकिन इससे उसके प्रति उसकी प्रशंसा और सम्मान और भी बढ़ गया। वासु ने देखा कि विक्टोरिया ने जो कंगन पहले पहने थे, वे अब वहां नहीं थे। जैसे ही वह इन्फर्नो ओवरड्राइव को सक्रिय करने वाला था,
विक्टोरिया ने उसे तुरंत रोक दिया। मैं आत्मसमर्पण करता हूं, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ? वासु पूरी तरह हैरान था। सन्नाटे का फायदा उठाते हुए वासु ने चुपचाप 5 स्टार हीलिंग पिल खा ली। जैसे ही पिल उसके पेट में पहुंची, उसके ठीक होने की रफ्तार लगभग 3 गुनी हो गई। उसके शरीर पर लगे घाव तेजी से भरने लगे। तुमने अपनी तलवार मेरे पास छोड़ दी। जैसे ही विक्टोरिया एडमांटाइड डूमब्लेड के पास लौटने वाली थी, वासु अचानक गायब हो गया और विक्टोरिया के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। आह! विक्टोरिया को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। वासु की ओर देखते हुए उसने पाया कि ड्रैगन किंग उसे बेरुखी से घूर रहा था। उसके चेहरे पर दया का कोई भाव नहीं था। वह बता सकती थी कि वह उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। तुम क्या चाहते हो? उसने फुसफुसाते हुए स्वर में पूछा। विक्टोरिया ने अपने उत्तर में ईमानदारी बरतने का निश्चय किया। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथी और मेरे पति बनो। महिला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी मजाक कर रहा हूं? वासु ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा। विक्टोरिया का गला घुट गया। विक्टोरिया ने दर्द सहा और फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं शुरू से ही तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। तुम्हारी ताकत देखकर मुझे लगा कि तुम मेरे सुनहरे कंगन की ताकत से बच पाओगे। मैं जितनी जल्दी हो सका तुम्हारे पीछे भागी ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं और फिर तुम्हें यहां से ले जा सकूं। विक्टोरिया अपने साम्राज्य को धोखा देने और वासु के साथ किसी दूसरे महाद्वीप या किसी दूसरे क्षेत्र में जाने के बारे में सोच रही थी। उसकी बातें सुनने के बाद वासु ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे विक्टोरिया को बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेकिन उसने अभी भी उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं था। तो अब तुम क्या चाहती हो? वासु समझ गया कि वह उसे हराना चाहती थी और फिर उसे तब तक ले जाना चाहती थी जब तक वह कमजोर और ठीक हो रहा था। उसके सवाल सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं और उसके दुखी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं तुम्हारा पीछा करना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हें अपना साथी बनाना असंभव है, इसलिए मैं पहले तुम्हारा अधीनस्थ बनना चाहती हूं और तुम्हारा विश्वास जीतना चाहती हूं। वह उसका पीछा करना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह उसके करीब पहुंच सकती है। हालांकि उसकी शुरुआती योजना विफल हो गई थी, फिर भी उसने उसे अपना साथी बनाने की कोशिश करना नहीं छोड़ा। वासु ने अपनी हत्या की मंशा को थोड़ा सा व्यक्त करते हुए ठंडे स्वर में मुस्कुराया। और मैं तुम्हारी बातों पर क्यों विश्वास करूं? यह सब कुछ मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर द्वारा योजनाबद्ध हो सकता है। तुम एक जासूस हो सकते हो। मैं किसी भी पीठ पीछे वार करने वाले को अपना अधीनस्थ नहीं बनाना चाहता। मुझे पीठ पीछे वार करने वालों से नफरत है। वासु को वह समय याद आया जब ईथरियल एम्पायर के एक बुजुर्ग ने उन्हें धोखा दिया था। इस कारण वे एक जंगल में फंस गए थे जो म्यूटेंट फायर चींटियों का घर था। वासु ने गुस्से में उसे मार डाला था। वासु के पास बहुत सारे रहस्य थे। हालांकि यह जानना आकर्षक लग रहा था कि एक शीर्ष 5वें क्रम का साधक उसकी सेवा करना और उसका अनुसरण करना चाहता है, लेकिन उसने लालच को अपनी आंखों पर हावी नहीं होने दिया। वह एक जासूस हो सकती है और यह सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है जिसे ओरेकल एलायंस ने उसके रहस्य को जानने के लिए बनाया है। वासु को विक्टोरिया पर भरोसा नहीं था।
वासु की बातें सुनकर विक्टोरिया एक पल के लिए असहाय महसूस करने लगी। वह यह देखकर असहाय महसूस कर रही थी कि वासु कितना सतर्क था। मैंने मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के साथ कभी विश्वासघात न करने की शपथ ली है। 25 वर्षों से मैंने अपने दिल और आत्मा से मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की सेवा की है। मैंने अपने वरिष्ठों और सम्राट द्वारा दिए गए हर आदेश और हर आज्ञा का पालन किया है। लेकिन अब मैं अपने बारे में सोचना चाहता हूं। मैंने मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की काफी लंबे समय तक सेवा की है। मैं अपना भविष्य बनाने के लिए काम करना चाहता हूं। वासु ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर ठंडक का भाव फीका पड़ रहा था। लेकिन अब उस शपथ का कोई मतलब नहीं है। जब मैंने देखा है कि साम्राज्य अपने ही लोगों के साथ कितनी क्रूरता कर रहा है, मैं ऐसे सम्राट की सेवा नहीं करना चाहता जो अपने लोगों की पीड़ा से लाभ कमाता है। मैं कुछ समय से मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर को छोड़ने और अपने सपने को साकार करने के बारे में सोच रहा था। यह युद्ध मुझे छोड़ने का सही मौका देता है। चूंकि सम्राट का हाथ युद्ध में व्यस्त है, इसलिए वह अपनी सेना को मेरी तलाश में नहीं भेज सकता। तुम्हें देखने के बाद मैंने तुम्हें अपना साथी बनाने का फैसला किया है, क्योंकि तुम बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो। मैं इको डोमिनियन सम्राट को पकड़ने और उसे साम्राज्य को सौंपने और फिर तुम्हारे साथ इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाने की योजना बना रहा था। वासु ने विक्टोरिया को छोड़ दिया। उसने अभी के लिए उसकी बातों पर विश्वास करने का फैसला किया था। तुमने सिर्फ मेरी शक्ति के कारण मुझे अपना साथी क्यों चुना? उसने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पालन पोषण एक अमेजोनियन ने किया है। मैं भले ही अमेजोनियन न हो, लेकिन मैंने उनकी अधिकांश शिक्षाएं विरासत में पाई हैं। किसी भी अन्य अमेजोनियन की तरह मैं अपने साथी के रूप में सबसे मजबूत पुरुष को पाना चाहती हूं, और वह पुरुष आप हैं। उसने यह तथ्य नहीं बताया कि उसे युवा पुरुषों में दिलचस्पी थी। अमेजोनियन द्वारा पाला गया, इससे पता चलता है कि तुम ऐसे क्यों हो। यह सुनकर वह शर्मा गई। मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं है। विक्टोरिया ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसका भरोसा जीतना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब उसने उसे लगभग मार ही डाला था। लेकिन फिर भी वह अपनी निराशा नहीं छिपा पाई। लेकिन अगर तुम मेरे ड्रैगनियन बनने के लिए सहमत हो, तो मैं तुम्हें अपना अधीनस्थ बना लूंगा। अब भी उग्रसेन साम्राज्य के पास अभी भी कोई पीक 5वें क्रम का साधक नहीं था। इसके अलावा वासु, जो पीक 5वें क्रम के साधकों को मारने में सक्षम है, उग्रसेन साम्राज्य को वास्तव में कुछ पीक 5वें क्रम के साधकों की आवश्यकता थी। आखिरकार एक साम्राज्य की ताकत साम्राज्य के पास मौजूद 5वें क्रम के साधकों की संख्या से निर्धारित होती है। वासु के पास विक्टोरिया की ताकत है। जब तक वह उसे ड्रैगनियन में बदल देता है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उसे शक्ति का एक नया स्तर प्राप्त होगा। साथ ही उसे अपने ड्रैगनियन में बदलने से उसे उसके विश्वासघात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं सहमत हूं। बिना किसी सवाल या झिझक के विक्टोरिया वासु की ड्रैगनियन बनने के लिए सहमत हो गई। मैं सहमत हूं। बिना किसी सवाल या झिझक के विक्टोरिया वासु की ड्रैगनियन बनने के लिए सहमत हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, एक बार तुम ड्रैगनियन बन गई तो फिर पीछे नहीं हटोगी। चाहे तुम्हें अच्छा लगे या न लगे, तुम्हें जीवन भर मेरी सेवा करनी होगी। तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। उसकी बातें सुनने के बाद वासु देखना चाहता था कि क्या वह अपना मन बदलेगी।
अगर उसने जरा सी भी हिचकिचाहट दिखाई तो वह ड्रैगनियन बनने के लायक नहीं है और उसकी दुश्मन होने के नाते उसे मारना होगा। मैं अपने कर्तव्यों के लिए तैयार हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा मन बदल दे। वह बहुत दृढ़ लग रही थी। इससे वासु उसके रवैये से बहुत संतुष्ट हुआ। ठीक है, अब मैं शुरू करूंगा। हालांकि वासु अभी भी 10,000 सैनिकों को एक साथ ड्रैगनियन में बदलने की पीड़ा झेल रहा है, फिर भी वह विक्टोरिया को ड्रैगनियन में बदलने के लिए खुद को प्रेरित कर सकता है। उसे ड्रैगनियन में बदलने से उग्रसेन साम्राज्य को एक शक्तिशाली पीक 5वें क्रम का योद्धा मिल जाएगा। विक्टोरिया युद्ध के मैदान में वासु की जगह भी ले सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि ड्रैगनियन बनकर वह वासु को धोखा नहीं दे सकती या उसके या उग्रसेन साम्राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। वासु को लगा कि ड्रैगनियन बनने से उसे बहुत सारे लाभ होंगे, जबकि नुकसान बहुत कम और बहुत छोटी बातें होंगी। अपनी आंखें बंद करो। वासु ने एडमांटाइट डूमब्लेड को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसने विक्टोरिया को अपने दाहिने घुटने पर देखा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। उसके दोनों हाथ उसके दाहिने घुटने के ऊपर रखे हुए थे। बिना समय बर्बाद किए वासु ने सुनहरे खून की एक बूंद निकाली। खून की बूंद उसके सीने के ऊपर तैरने लगी। छूते ही विक्टोरिया के पूरे शरीर में सुनहरी चमक फैल गई। उसका शरीर सुनहरी आभा में चमकने लगा। मेरा शरीर बदल रहा है, विक्टोरिया ने दर्द से अपने दांत पीसते हुए सोचा। उसे लगा कि उसके अंदर जलन हो रही है। अंदर की जलन उसे ऐसा महसूस करा रही थी मानो उसे नर्क में भेज दिया गया हो। उसे लगा कि वासु उसे जानबूझकर गंभीर रूप से घायल करने के लिए सजा दे रहा है, लेकिन वह जानती थी कि यह सच नहीं था। अगर वह उसे चोट पहुंचाना चाहता था तो वह ऐसा तब कर सकता था जब वह आत्मसमर्पण कर चुकी थी। साथ ही वह अपने खून में बदलाव महसूस कर सकती थी। वह अपनी शक्ति और ताकत को तेजी से बढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी। यह एक रहस्यमयी एहसास था। वह जो महसूस कर रही थी उसे सिर्फ एक शब्द में बयां करना मुश्किल था। उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो रही है और उसकी पीठ पर कुछ बदल रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, विक्टोरिया को लगा कि उसके और वासु के बीच एक गहरा रिश्ता बन रहा है। उसे लगा कि वह वासु को और ज्यादा समझ पा रही है। वह वासु के बहुत करीब महसूस कर रही थी। दूसरे ड्रैगन्स के साथ उसका एक मजबूत रिश्ता बन गया था। वह कई तरह के बदलावों को महसूस कर सकती थी। करीब 1 मिनट बाद उसके शरीर के चारों ओर की सुनहरी आभा आखिरकार गायब हो गई। जैसे ही विक्टोरिया ने अपनी आंखें खोलीं, उसने अपना सिर उठाया और अपने मालिक को घूरने लगी। आपको कैसा लग रहा है? यह पहली बार था जब वासु ने एक शीर्ष 5वें क्रम के योद्धा को ड्रैगनियन में बदल दिया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही मेरी साधना वैसी ही रही हो, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूं कि मेरी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। सच में विक्टोरिया अपनी नई ताकत आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर वासु उसका गुरु नहीं होता तो वह पहले ही उसे अपनी शक्तियों और अपनी नई सीमा का परीक्षण करने के लिए चुनौती दे चुकी होती। मैं अभी जो देख रहा हूं उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यह सोचना कि दुश्मन पक्ष की ओर से 5वीं श्रेणी की एक शीर्ष साधिका खुद को उग्रसेन सम्राट के सामने प्रस्तुत करेगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। वासु और विक्टोरिया को बहुत पहले से ही उसकी उपस्थिति का एहसास था। वह एश्टन था।
डैक्स्टन ने वासु को बचाने के लिए एस्टन को भेजा था, लेकिन एक नौसिखिया 5वें क्रम का साधक होने के कारण उसकी गति विक्टोरिया की तुलना में वास्तव में धीमी थी। जब वह पहुंचा तो उसने विक्टोरिया को वासु के सामने घुटनों के बल बैठे पाया। उसके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी चमक थी। काश मैं कुछ सेकंड पहले पहुंच जाता तो मैं देख सकता था कि कैसे उग्रसेन सम्राट ने विक्टोरिया को ड्रैगनियन में बदल दिया। एस्टन को बहुत पछतावा हुआ। एस्टन ने अपने शरीर की जितनी तेजी से गति कर सकता था उतनी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी वह देर से पहुंचा। वह बता सकता है कि विक्टोरिया अपने पिछले स्वरूप से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यह वह लाभ है जो ड्रैगनियन होने से मिलता है। एस्टन ने यह भी सुना है कि ड्रैगनियन बनने से साधना अगले क्षेत्र या अगले रैंक पर पहुंच सकती है। एस्टन विक्टोरिया से ईर्ष्या और जलन रखता था। दुर्भाग्य से वह अपने स्वामी को नहीं बदल सकता। अगर वह बदल सकता तो वह भी वासु की सेवा करता। इस बीच वासु ने अपनी टी शर्ट उतारी जो फट गई थी और खून से लथपथ थी। अब तक उसके शरीर पर लगी चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। इससे पता चलता है कि अवनी की 5 स्टार हीलिंग पिल्स में कितनी ताकत थी। अभी 2 मिनट पहले ही वासु गंभीर रूप से घायल था और मौत के कगार पर था, और अब वह लगभग ठीक हो चुका है और एक और लड़ाई के लिए तैयार है। समय समय पर उसकी गोलियां मेरी जान बचाती रहती हैं। मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे बिना शायद मैं अब तक जीवित नहीं रह पाता। वासु ने मन ही मन सोचा। तुम दोनों वापस जाओ। मैं पास की नदी या झील में जाकर नहाना चाहती हूं। विक्टोरिया वासु को नहाते हुए देखना चाहती थी। दुर्भाग्य से यह संभव नहीं था। वह अपनी जिज्ञासा को केवल अपनी कल्पना से ही संतुष्ट कर सकती थी। जैसे ही वे दोनों वापस जाने वाले थे, वासु की आवाज ने उन्हें रोक दिया। विक्टोरिया, मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी को मार डालो। फिर वह हवा में गायब हो गया। वह इतनी समझदार थी कि उसे समझ आ गया था कि अब उसे क्या करना है। अब उसकी भूमिका पूरी तरह बदल चुकी थी। वह स्थारिन साम्राज्य की ड्रैगनियन थी और मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य अब उसका दुश्मन था। महाराज, क्या आप ठीक हैं? अद्विक एडम और नार्ड के दाहिने हाथ एडी वुड ने पूछा। मैं अभी भी जीवित हूं। एडम थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। एडी भी थका हुआ था। 2 शक्तिशाली नेक्रोमैंसर को नीचे गिराना आसान नहीं था। तुम्हारे बारे में क्या? एडम ने दुश्मन सैनिकों को मारना शुरू करते हुए पूछा। एडम के पीछे खड़े एडी ने जवाब देते हुए युद्ध के मैदान को स्कैन किया। मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूं। वैसे महामहिम कहां है? जब एडी युद्ध के मैदान को स्कैन कर रहा था तो उसने देखा कि वासु कहीं नहीं मिल रहा था। एक तीर एडम की ओर बढ़ा। एडम ने उस सैनिक को पकड़ लिया जो उससे लड़ने की हिम्मत रखता था। एडम ने खुद को उन बेचारे सैनिकों के शरीर का इस्तेमाल करके बचाया जो कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही तीर सैनिक के सिर में लगा, एडम ने शांति से सैनिक के शरीर को फेंक दिया और फिर दूसरे दुश्मन सैनिक पर नजर डाली। मुझे नहीं पता, शायद वे युद्ध के मैदान से कहीं दूर लड़ रहे हों। जब वासु और विक्टोरिया के हमले आपस में टकराए तो एडम और अन्य लोगों को झटका लगा। चूंकि विक्टोरिया और वासु दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी लड़ाई से उनके सैनिकों को कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए वे दोनों धीरे धीरे युद्ध के मैदान से दूर चले गए। इस बीच एडी युद्ध के मैदान को स्कैन कर रहा था। युद्ध शुरू हुए लगभग 7 या 9 मिनट हो चुके हैं। उस छोटी सी अवधि में बहुत सी चीजें बदल गई हैं।
दुश्मन सेना द्वारा खरीदे गए नेक्रोमेंसरों को ज्यादातर ड्रैगनियन द्वारा मार दिया गया है। अब केवल बहुत कम नेक्रोमेंसर ही बचे हैं। पहले नेक्रोमेंसर द्वारा बुलाए गए मरे हुए लोग उनके सैनिकों पर हावी होने लगे थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। यह मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर था जो दबाव महसूस कर रहा था। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिकों पर दबाव बढ़ रहा था। 6 लाख की सेना में लगभग 5000 ड्रैगनियन थे। हर ड्रैगनियन अपनी अलग लीग में था। सबसे कमजोर ड्रैगनियन भी अपनी नजर में सभी को कुचल रहा था। जब युद्ध शुरू हुआ तो ड्रैगनियनों में से आधे ने दुश्मन के तीरंदाजों को मारना शुरू कर दिया और जादुई तोपों को नष्ट करना शुरू कर दिया, या जादुई तोपों को चलाने वाले सैनिकों को मारना शुरू कर दिया, जबकि बाकी आधे युद्ध के मैदान के केंद्र में रहे। उन्होंने सभी शक्तिशाली सैनिकों और नेक्रोमेंसर को मार गिराया। सैनिकों, ड्रैगनियन, नेक्रोमेंसर, तीरंदाजों और शूरवीरों के बीच एक और व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा सैनिकों को मारा था। दुश्मन पक्ष का कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान नहीं जानता था। वह एक खामोश हत्यारा था। कोई नहीं जानता था कि वह कब आया और कब चला गया। वह इस युद्ध के मैदान की छाया था। वह चुपचाप देखता रहा और मारता रहा। कोई भी उसे भांप नहीं पाया। वह यथार्थ था। उग्रसेन साम्राज्य का सबसे अच्छा हत्यारा, छाया संरक्षक दस्ते का कप्तान और उग्रसेन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली जनरलों में से एक। एडम और एडी को पता था कि वासु की मदद के बिना भी वे युद्ध में जीत सकते हैं। परिस्थितियां उनके पक्ष में थीं। दुश्मन का कमांडर मारा जा चुका था। इससे दुश्मन सैनिकों का मनोबल टूट गया था। सैनिक असमंजस में थे। कुछ को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। कुछ लोग यह सोचकर आत्मसमर्पण करना चाहते थे कि अब उनका कमांडर मारा जा चुका है, अब लड़ने का कोई मतलब नहीं है, जबकि ज्यादातर सैनिक भागने के बारे में सोच रहे थे। जब दुश्मन कमांडर जीवित था तो मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिक जोश और लड़ाई के इरादे से भरे हुए थे, लेकिन अब उनमें लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी थी। सेनापति तो पहले ही मर चुका है, फिर भी हम क्यों लड़ रहे हैं? एक तीरंदाज ने पूछा। अपनी बढ़ी हुई दृष्टि से वह देख सकता था कि कुछ सैनिक पहले ही युद्ध के मैदान से भागने लगे थे। वे हर दिशा में भाग रहे थे। क्या हमें भी भागना चाहिए? दूसरे तीरंदाज ने पूछा। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर में 60,000 तीरंदाज थे। तीरंदाजों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समूह में 20,000 तीरंदाज थे। ग्रुप ए को पहले ही ड्रैगनियन द्वारा मार दिया गया है। जब कमांडर की मृत्यु हुई तो ग्रुप बी के कुछ तीरंदाज भाग गए, जबकि कुछ ड्रैगनियन के हाथों मारे गए और कुछ अभी भी ड्रैगनियन से लड़ रहे थे। ग्रुप सी के तीरंदाजों को पता था कि जल्द ही उनकी बारी आएगी। एक बार जब ड्रैगनियन ग्रुप बी के सभी तीरंदाजों को खत्म कर देंगे तो वे उनका अगला लक्ष्य बन जाएंगे। क्या यह सवाल पूछने की जरूरत है? तीसरे तीरंदाज ने जवाब दिया। ग्रुप सी के तीरंदाजों ने युद्ध के मैदान को देखा। उन्होंने सिर्फ अपने सैनिकों को बेरहमी से मरते हुए देखा। खास तौर पर एडम और एडी द्वारा अपने सैनिकों को मारते हुए देखकर वे डर से कांप उठे। दुश्मन धीरे धीरे उन्हें धकेल रहा था। धीरे धीरे उनके सैनिक फैल रहे थे और उन्हें पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक बार ऐसा होने के बाद कोई बच नहीं सकता। यह तो बताना ही पड़ेगा कि कुछ ही मिनटों बाद भूखे ड्रैगनियन बाईं ओर से उन पर हमला करेंगे। कम से कम अब वे पीछे से बच सकते हैं। चलो भागते हैं। ग्रुप सी का कैप्टन, जो लगातार तीर चला रहा था,
और अधिक से अधिक दुश्मन सैनिकों को मार गिराने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने पाया कि उसके ग्रुप के सदस्य भाग रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर हम इस युद्ध के मैदान को छोड़ देते हैं तो यह हमारी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने के बराबर है। क्या तुम लोग देशद्रोही बनकर जीना चाहते हो? उसके जोरदार शब्दों ने किसी को नहीं रोका। कमांडर की मौत के बाद उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। उनमें अब लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। सर, मुझे लगता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। दुर्भाग्य से हालात को देखते हुए हम पहले ही यह लड़ाई हार चुके हैं। बेहतर होगा कि हम पीछे हट जाएं और ओक बैंक सिटी में फिर से इकट्ठा हो जाएं। उप कप्तान के शब्दों को सुनकर कप्तान ने अब और संकोच नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उप कप्तान के शब्दों ने उसे भागने के लिए एक सही बहाना और आखिरी धक्का दे दिया हो। जैसे ही कप्तान ने अपना धनुष नीचे किया और भागने लगा, सभी तीरंदाज भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। कप्तान भी भाग रहा था। वे यहां क्यों रुकें और मौत का इंतजार करें? यही सोच रहे थे सभी भागते हुए तीरंदाज। जैसे ही तीरंदाज भागने लगे, उन्हें देखकर दूसरे सैनिक भी उनके पीछे चले गए। ग्रुप सी के तीरंदाजों के भागने से एक चेन रिएक्शन हुआ। ज्यादा से ज्यादा तीरंदाज, शूरवीर और सैनिक पीछे से भागने लगे। लेकिन यथार्थ ऐसा कैसे होने दे सकता है? अगर ये सभी तीरंदाज और सैनिक ओक बैंक शहर में पहुंच गए, जो मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की सीमा पर स्थित रक्षात्मक किला है, तो ओक बैंक शहर पर हमला करना उनके लिए मुश्किल होगा। जैसे ही तीरंदाज भागने लगे, उन्हें देखकर दूसरे सैनिक भी उनके पीछे चले गए। ग्रुप सी के तीरंदाजों के भागने से एक चेन रिएक्शन हुआ। ज्यादा से ज्यादा तीरंदाज, शूरवीर और सैनिक पीछे से भागने लगे। लेकिन यथार्थ ऐसा कैसे होने दे सकता है? अगर ये सभी तीरंदाज और सैनिक ओक बैंक शहर में पहुंच गए, जो मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की सीमा पर स्थित रक्षात्मक किला है, तो ओक बैंक शहर पर हमला करना उनके लिए मुश्किल होगा। जब पैदल सेना, धनुर्धर, पैदल सैनिक और शूरवीर युद्ध के मैदान से भाग रहे थे, तो किसी ने भी उस छाया को नहीं देखा जो उनकी ओर बढ़ रही थी। भागते हुए सैनिकों में शूरवीर सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वे जादुई घोड़ों पर सवार थे। मैं हमेशा इतना बदकिस्मत क्यों होता हूं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे युद्ध के मैदान में भेजा जाएगा। भले ही मैं सबसे कमजोर शूरवीरों में से एक हूं। एक बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं चौंधूंगा। क्लैंग! शूरवीर रुक गया, क्योंकि उसे लगा कि उसके घोड़े ने किसी चीज पर पैर रख दिया है। बूम! अगले ही पल एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 20 शूरवीरों की तुरंत मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। विस्फोट के बावजूद किसी ने भागना बंद नहीं किया। इसके बजाय वे भागने के लिए और भी अधिक बेताब हो गए। पहले विस्फोट के अगले ही क्षण 4 और विस्फोट हुए। धमाका, धमाका, धमाका। प्रत्येक विस्फोट में लगभग 20 से 30 सैनिक मारे गए और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी विस्फोटों के बीच शूरवीरों ने देखा कि उनके रास्ते में एक मुखौटा पहने हुए व्यक्ति खड़ा था। लेकिन जब शूरवीरों ने अपनी आंखें झपकाईं, तो उन्होंने पाया कि मुखौटा पहने हुए व्यक्ति गायब हो गया था। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे वे मतिभ्रम कर रहे थे। मुझे भ्रम हो रहा है। शायद मुझे कुछ दिन के लिए शराब पीना बंद कर देना चाहिए। उसके गले में शब्द रुक गए, क्योंकि उसने अपने सामने वही नकाबपोश व्यक्ति देखा। अगले ही पल एक शूरवीर का सिर हवा में उड़ गया
और नीचे गिर गया, जबकि उसका सिरहीन शरीर कुछ सेकंड के लिए घोड़े पर सवार रहा और फिर जमीन पर गिर गया। कुछ अन्य शूरवीरों ने देखा कि क्या हुआ। वे डर के मारे लगभग अपनी पैंट गीली कर बैठे। अगले कुछ सेकंड में उनका डर हकीकत बन गया, क्योंकि यथार्थ ने भूत की तरह उनकी हत्या कर दी। यथार्थ ऐसे चल रहा था जैसे वह टेलीपोर्ट हो रहा हो। हर सेकंड वह कहीं और दिखाई देता था। उसे देखने वाले सैनिक मर गए। यथार्थ ने 1 मिनट से ज्यादा समय तक जितने ज्यादा सैनिक मार सकते थे, मारे, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि बहुत सारे सैनिक भाग रहे हैं और उसे अकेले रोकना असंभव था। तब तक वह लगातार उतने ही सैनिकों को मारता रहा। मुझे लगता है कि तब मुझे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करना होगा। बूम! यथार्थ अब छिप नहीं पाया। इस बार हर कोई उसे देख पाया। अपने ड्रैगन पंखों का इस्तेमाल करते हुए यथार्थ और भी तेज हो गया। यथार्थ हवा में उड़ गया। जब वह जमीन से 20 मीटर ऊपर था तो वह रुक गया। जहर की सुई की बारिश। सैनिकों ने यथार्थ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। किसी ने भी उसे रोकने और उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। उनका पूरा ध्यान भागने और अपनी जान बचाने पर था। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आसमान से हजारों छायादार सुइयां गिरने लगीं। यह क्या बकवास है। तीखी सुई उसकी त्वचा को छेदती हुई उसके रक्त प्रवाह तक पहुंच गई। आर्चर ने अपनी सुई निकाली और उसे फेंक दिया, यह सोचते हुए कि इस तरह के हमले से उन्हें कैसे चोट लगनी चाहिए। लेकिन अगले ही पल उसे जवाब मिल गया। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी। उसकी त्वचा झुर्रीदार होने लगी, मानो वह हर बीतते सेकंड के साथ तेजी से बूढ़ा हो रहा हो। उसके अंग मुरझाने लगे। जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसके खून की प्रकृति ही बदल गई। उसकी हड्डियां कमजोर हो गईं और सड़ी हुई लकड़ी की तरह कमजोर हो गईं और उसके बाल झड़ने लगे। कुछ सेकंड बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। उसकी लाश हजारों साल पुरानी मम्मी जैसी लग रही थी। ऐसा ही हर पैदल सैनिक, शूरवीर, पैदल सैनिक और तीरंदाज के साथ हुआ। कुछ ही सेकंड में कुछ हजार से ज्यादा सैनिक ऐसे ही मर गए। जहरीली सुइयों की बारिश। एक बार फिर यथार्थ ने वही तकनीक अपनाई। इस बार उसने अपने हमले में ज्यादा मन लगाया, जिससे उसके हमले का आकार और ताकत बढ़ गई। आह! इस बार हमले में करीब 10,000 सैनिक मारे गए। लेकिन यह कहीं से भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि भागने वाले सैनिकों की संख्या कम नहीं है। एक बार फिर यथार्थ ने वही हुनर इस्तेमाल किया। लगातार 3 बार एक ही हुनर इस्तेमाल करने के बाद यथार्थ का चेहरा पीला पड़ गया। उसका मन लगभग खत्म हो गया था। मेरे सभी कौशल एकल लक्ष्यों या कई लक्ष्यों के लिए हैं। मेरी हमलावर चालें बड़ी भीड़ के लिए नहीं हैं। मेरे हमले विनाशकारी नहीं हैं। यथार्थ के कौशल ज्यादातर मौन, तेज, घातक और त्वरित थे। उनके सभी कौशल कुछ सेकंड के भीतर दुश्मन के जीवन को समाप्त करने के लिए थे। जहर की सुइयों की बारिश एक अपवाद है। अगर महामहिम ने मुझे यह कौशल पुस्तक प्राप्त करने में मदद नहीं की होती, तो मैं कभी भी यह शक्तिशाली कौशल नहीं सीख पाता। श्रिवलिंग टॉर्मेंट पॉइजन के बिना इस तकनीक को सीखना असंभव है। दुर्भाग्य से मेरा मैना रिजर्व महामहिम के जितना राक्षसी नहीं है। सभी जनरलों में मेरे पास दूसरा सबसे कम मैना रिजर्व है। यथार्थ को कभी भी बड़े मैना रिजर्व की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी लड़ाई शैली दुश्मन के जीवन को जल्द से जल्द खत्म करने के इर्द गिर्द घूमती थी। जहरीली सुइयों की बारिश। चौथे क्रम का कौशल
विवरण: जहर की सुइयों की बारिश एक विशेष हत्यारा वर्ग का हमला है। केवल डार्क मैना और हत्यारे वर्ग वाले साधक ही इस कौशल को सीख सकते हैं। इस कौशल में पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए किसी को एक घातक जहर ढूंढना होगा और उसे इस कौशल के साथ मिलाना होगा। यह ज्ञात है कि यह कौशल कहां से आया था। रेन ऑफ पॉइजन नीडल्स कौशल द एओन ऑफ वेस्ट युग के दौरान बनाया गया था। रेन ऑफ पॉइजन नीडल्स शाही परिवार के कब्जे में आ गया। चूंकि शाही परिवार में कोई डार्क मैज नहीं था, इसलिए कौशल को नीलामी में बेचा गया था। इस दुनिया में केवल कुछ ही व्यक्ति हैं जो इस कौशल को जानते हैं। फंक्शन: यह कौशल किसी भी जहर की शक्ति को 3 गुना बढ़ा देता है। उपयोगकर्ता 100 या 1000 या लाखों रेन शैडो सुइयों को बुला सकता है। कोई व्यक्ति कितनी सुइयों को बुला सकता है, यह उसके पास मौजूद मन की मात्रा पर निर्भर करता है और व्यक्ति के डार्क नेचर के साथ आत्मीयता के स्तर पर निर्भर करता है। प्रत्येक सुई जहर से भरी होती है। सिकुड़ती पीड़ा, विष। विवरण: श्रिवलिंग ऑज टॉर्मेंट एक विशेष प्रकार का जहर है जो जादुई काले सेब के अंदर बनता है। जब जादुई काला सेब 10,000 साल पुराना हो जाता है, तो सेब के अंदर का जहर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह चौथे ऑर्डर से नीचे के साधकों के जीवन को तुरंत समाप्त कर सकता है। पर्याप्त जहर सांद्रता के साथ श्रिवलिंग टॉर्मेंट चौथे ऑर्डर साधक के जीवन को भी समाप्त करने में सक्षम है। इस बीच जब देखा कि लगभग सभी सैनिक भागने लगे हैं, तो एडम ने एक आदेश जारी किया। उसने मन का उपयोग करके अपनी आवाज को तेज कर दिया ताकि उसकी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में पहुंच सके और सभी सैनिक उसका आदेश सुन सकें। सभी लोग आदेश सुने। दुश्मन सेनापति मर चुका है। दुश्मन सेना कायरों की तरह भाग रही है। उन्हें भागने न दें। जानवरों की तरह उनका पीछा करें। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन का एक भी सैनिक बचकर भागे। जो भी करना पड़े, अगर वे आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं तो उन्हें मार डालें। एडम की बातें भाग रहे सैनिकों के कानों तक भी पहुंची। कुछ सैनिकों के चेहरे शर्म से जल रहे थे। उन्हें शर्म आ रही थी। दुश्मन के कमांडर ने उनकी तुलना किसी जानवर से की, लेकिन ज्यादातर सैनिकों को इसकी परवाह नहीं थी। एडम की बातें सुनने के बाद उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मन की सेना उनका शिकार करने वाली है। यथार्थ के बाद अन्य सभी ड्रैगनियन ने भी ड्रैगन परिवर्तन का उपयोग किया। ड्रैगन परिवर्तन का उपयोग करने के बाद उनकी शक्तियां दूसरे स्तर पर पहुंच गईं। आकाश से ड्रैगनियन भागते हुए सैनिकों पर हमला करते रहे। उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। हालांकि ड्रैगनियन कई भागते हुए सैनिकों को मारने में कामयाब रहे, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। लगभग 5 लाख सैनिक अब भी भाग रहे थे। इसका मतलब था कि बहुत सारे दुश्मन सैनिक अभी भी भागने में सक्षम होंगे और मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर में वापस आ जाएंगे। सैनिकों को भागने देने का विकल्प उनके पास उपलब्ध नहीं था। आखिरकार यह युद्ध का पहला चरण था। एक बार जब भागने वाले सैनिक मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य में वापस आ जाते हैं, तो उनकी संख्या सैनिकों की संख्या बढ़ा देती है, जबकि मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य के हताहतों की संख्या कम हो जाती है। अभी यह दुश्मन साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कम करने का एक शानदार अवसर था। जितने ज्यादा सैनिक वे मारते हैं या युद्ध बंदी के रूप में पकड़ते हैं, उतने ही कम सैनिक दुश्मन साम्राज्य में वापस आ पाते हैं। पूरा युद्ध क्षेत्र
अराजकता में था। सैनिक चींटियों की तरह भाग रहे थे। सैनिक हर दिशा में भाग रहे थे। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिकों में इस लड़ाई को जारी रखने की कोई प्रेरणा नहीं थी। यहां तक कि जो सैनिक लड़ना चाहते थे, उन्होंने भी अपने पक्ष के अधिकांश सैनिकों को भागते हुए देखकर हार मान ली। अब तक बहुत से सैनिक जंगल और पहाड़ों में भागने में सफल हो चुके थे, जो युद्ध के मैदान को घेरे हुए थे। एडम, यथार्थ, एडी, ड्रैगनियन और बाकी सभी लोग यथासंभव अधिक से अधिक दुश्मन सैनिकों को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भले ही वे 1000 दुश्मन सैनिकों को युद्धबंदी के रूप में पकड़ लें, वे उन 1000 सैनिकों का उपयोग मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य के खिलाफ अगली लड़ाई में कर सकते हैं। टकराना। दुश्मन सैनिकों को मारते समय यथार्थ ने चारों ओर देखा और अपने आसपास के माहौल को स्कैन किया। अधिक से अधिक हम लगभग 1 लाख दुश्मन सैनिकों को मार पाएंगे। इसका मतलब है कि 4 लाख से अधिक सैनिक मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य में वापस जाने में सक्षम होंगे। यदि इतने सारे सैनिक दुश्मन साम्राज्य में वापस भागने में कामयाब हो गए, तो इससे इस लड़ाई का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, भले ही हम अब जीत गए हों। 4 लाख सैनिक कोई छोटी संख्या नहीं थी। 4 लाख सैनिकों के साथ मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर आसानी से अपने नुकसान की भरपाई कर सकता था और आने वाली लड़ाइयों में उन 4 लाख सैनिकों का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकता था। इको डोमिनियन सम्राट डैक्स्टन युद्ध के मैदान में शामिल नहीं हुआ, लेकिन यह देखकर कि कितने दुश्मन सैनिक भाग रहे थे, वह युद्ध में शामिल होने की इच्छा जगाने से खुद को नहीं रोक सका। उसके प्रधानमंत्री ने उसे युद्ध के मैदान से दूर रहने की सलाह दी। वह भी जानता था कि इतने सारे दुश्मन सैनिकों के अपने साम्राज्य में वापस भाग जाने के क्या परिणाम होंगे। जब डैक्स्टन और यथार्थ असहाय और निराश महसूस कर रहे थे, तभी लाल पंखों वाली एक आकृति युद्ध के मैदान में आई। वह आसमान में खड़ी होकर देख रही थी कि कैसे सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। मुझे कभी नहीं पता था कि मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिक इतने निर्बल होंगे। घिनौना। ये देखने के बाद विक्टोरिया के मन में मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिकों को मारने के बारे में जो थोड़ी बहुत झिझक थी, वह भी गायब हो गई। वह यहां क्या कर रही है? एडम, डैक्स्टन, एडी और यथार्थ सभी ने विक्टोरिया की मजबूत उपस्थिति को महसूस करने के बाद लड़ना बंद कर दिया। एडम, सम्राट डैक्स्टन और एडी भ्रमित और संदेह में थे। अगर विक्टोरिया यहां थी तो वासु या एस्टन का क्या हुआ? वे अपने मन में सोच रहे थे। इस बीच एक ड्रैगनियन के रूप में यथार्थ को यह महसूस हो रहा था कि विक्टोरिया भी ड्रैगनियन बन गई है। क्या हुआ? यथार्थ किसी तरह यह अनुमान लगा सकता था कि विक्टोरिया ने पक्ष बदल लिया है और उनकी सहयोगी बन गई है, लेकिन वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह कैसे हुआ। जब सैनिक भाग रहे थे तो अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी ध्वनि विहीन गति से जमीन पर गिरी। बूम! हवा में धूल और कंकड़ का एक बादल उठ गया और सभी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। सैनिक तब तक रुकने की योजना नहीं बना रहे थे जब तक कि विक्टोरिया की शक्तिशाली आभा के कारण उन्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं किया गया। उसने सभी भागते हुए सैनिकों पर दबाव डालने और उन्हें रोकने के लिए अपनी चरम 5वीं क्रम की साधना का उपयोग किया। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम लोग इतने कमजोर हो। एक ठंडी जानी पहचानी आवाज ने भागते हुए हर सैनिक की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वे इस आवाज को कैसे नहीं पहचान सकते? मुझे कभी नहीं पता था कि तुम लोग इतने कमजोर हो।
एक ठंडी जानी पहचानी आवाज ने भागते हुए हर सैनिक की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वे इस आवाज को कैसे नहीं पहचान सकते? यह विक्टोरिया के अलावा कोई नहीं था। उसे देखकर उनके चेहरे क्रिसमस के पेड़ों की तरह खुशी से चमक उठे। शुरू में वे उसके बारे में भूल गए थे, जबकि कुछ ने सोचा था कि वह इस्तारिन सम्राट के हाथों मर गई थी। लेकिन अब जब वह यहां थी तो सभी सैनिकों को लगा जैसे स्वर्ग उनकी मदद कर रहा है। उनके चेहरे उनकी खुशी को छिपा नहीं पा रहे थे। विक्टोरिया के यहां होने से वह अकेले ही दुश्मन सैनिकों को बाहर निकाल सकती है और उन्हें शांति से पीछे हटने दे सकती है। हम भले ही यह लड़ाई हार गए हों, लेकिन जब तक हम पीछे हटते रहेंगे, जीत हमारी ही होगी। लगभग सभी सैनिकों ने यही सोचा। विक्टोरिया को देखकर सैनिकों को भागने की कोई जल्दी नहीं थी। उन सभी ने मान लिया कि विक्टोरिया उनकी रक्षा करने वाली है। विक्टोरिया को देखकर एडम की भौहें तन गईं। उसके मन में कई सवाल थे, जैसे वासु कहां है, लड़ाई किसने जीती। लेकिन अभी उसके सामने एक बड़ा और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा था। अगर विक्टोरिया उनके खिलाफ खड़ी हो गई तो भले ही वे सभी एक साथ उस पर हमला करें, फिर भी वे हार जाएंगे और उसके हाथों मारे जाएंगे। शीर्ष 5वें क्रम के साधक एक परमाणु मिसाइल हैं। उन्हें आपदा के रूप में जाना जाता है। उनके हमले पूरे शहर को नष्ट करने में सक्षम हैं। कुछ लोग उन्हें डेमीगॉड भी कहते हैं, क्योंकि 5वें क्रम के साधक सबसे ऊपर खड़े होते हैं। एक परमाणु मिसाइल को दूसरी परमाणु मिसाइल से रोका जा सकता है। युद्ध के मैदान में मौजूद सभी लोग रुक गए और घबराकर विक्टोरिया की तरफ देखने लगे। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के भागते हुए सैनिक खुश और उत्साहित दिख रहे थे और अपने दुश्मनों को उपहासपूर्ण चेहरे से देख रहे थे। तथापि कुछ सेकंड बाद सभी सैनिकों की मुस्कान एक एक करके गायब होने लगी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी भी उसके दबाव में थे। उसके शरीर से आने वाला दबाव इतना मजबूत था कि वे हिल नहीं सकते थे। अगर विक्टोरिया ने खुद को नहीं रोका होता तो उसके साधना दबाव से सभी प्रथम श्रेणी के सैनिक तुरंत मारे जाते। मैं समझता हूं कि वह हमसे इतनी कायरता के कारण नाराज है, लेकिन वह अपनी साधना के लिए हम पर दबाव क्यों डाल रही है? सभी सैनिकों के मन में एक जैसे विचार थे। सन्नाटा बहुत दमघोंटू था। 1 मिनट के बाद मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की सेना का कोई व्यक्ति अब और चुप नहीं रह सका। आखिरकार एक पीक 5वें क्रम के साधक द्वारा दबाव डाला जाना बिल्कुल भी सुखद नहीं था। भले ही वह एक शुरुआती 3 क्रम साधक था, फिर भी वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। इस तरह के दबाव में वह अपने मन को प्रसारित नहीं कर पा रहा था। उसके पैर और हाथ दर्द कर रहे थे। उसे थोड़ा घुटन महसूस हो रही थी और उसे सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि निचले क्रम के सैनिकों पर क्या बीत रही होगी। निचले क्रम के सैनिकों की पीड़ा उसकी पीड़ा से कई गुना ज्यादा कठोर थी। लेडी विक्टोरिया, मुझे पता है कि आपको कायर लोग पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी साधना के जरिए हम पर दबाव डालना जारी रखेंगी तो मुझे डर है कि निचले स्तर के सैनिक ज्यादा समय तक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप कुछ लोगों को बेहोश कर सकती हैं। जब उसने बोलना समाप्त किया तो कुछ कमजोर सैनिक पहले ही बेहोश हो चुके थे। उसने यथासंभव सम्मानपूर्वक बात की ताकि विक्टोरिया उस पर गुस्सा न हो और उसे मार न डाले। ये शब्द कहने के लिए उसे बहुत हिम्मत की जरूरत थी। आखिरकार वह एक पीक 5वें क्रम के साधक से निपट रहा था। एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी।
वह उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वे एक ही पक्ष में हैं। अंदर ही अंदर वह इस तरह के व्यवहार के लिए बहुत निराश और क्रोधित महसूस कर रहा था, क्योंकि वह एक शीर्ष 5वें क्रम की साधिका है, इसलिए वह उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकता या कर सकता है। विक्टोरिया ने उस आदमी की ओर देखा जो अभी बोल रहा था। आप कौन हैं? वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। बोलने वाले आदमी को उसकी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके दिल में गुस्सा और बढ़ गया। विक्टोरिया उसे न पहचानने का नाटक नहीं कर रही थी या ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। वह वास्तव में इस बात को लेकर भ्रमित थी कि यह व्यक्ति कौन था। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर में उसके जैसे हजारों अन्य उच्च रैंक वाले सैनिक थे। उसके लिए उन सभी के नाम और चेहरे याद रखना असंभव है। इसके अलावा सम्राट के आदेशों को पूरा करने और लड़ने के अलावा विक्टोरिया ने लॉसन की तरह ही अपना सारा समय प्रशिक्षण में बिताया। परिणाम स्वरूप उसके और सेना में अन्य लोगों के बीच दरार आ गई है। वह पार्टियों या किसी भी सामाजिक समारोह में जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वह सामाजिक रूप से अजीब व्यक्ति है। वह शायद ही कभी सेना के किसी भी व्यक्ति से बातचीत करती हो। सबसे पहले मैं एक बार और सभी के लिए चीजें स्पष्ट करना चाहती हूं। उसने उन सभी की ओर देखा जो उसकी ओर देख रहे थे। अब से मैं मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर का हिस्सा नहीं हूं। मैंने मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर से अपने सभी संबंध तोड़ लिए हैं। एक पल के लिए किसी भी सैनिक को यकीन नहीं हुआ कि वे क्या सुन रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उसकी बातों को पचाया, उनके चेहरे पर डर का भाव आ गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अब तक उन पर उसके द्वारा दबाव क्यों डाला जा रहा था। गल्प। सैनिकों ने घबराकर उसके अगले वाक्य का इंतजार किया, जो उनकी किस्मत का फैसला कर सकता था। उग्रसेन साम्राज्य और इको डोमिनियन साम्राज्य के सभी लोग भी हैरान और आश्चर्यचकित थे। केवल ड्रैगनियन शांत दिख रहे थे, क्योंकि वे दूर से एक साथी ड्रैगनियन को महसूस कर सकते थे। मैंने इस तारिन साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की है। महामहिम वासु मेरे स्वामी हैं और मैं उनका ड्रैगनियन हूं। बूम। जैसे ही उसने ये शब्द कहना समाप्त किया, उसकी पीठ पर गहरे लाल ड्रैगन पंख प्रकट हो गए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि अब वह ड्रैगन बन गई है। यह देखकर सैनिकों को पता चल गया कि अब सब खत्म हो गया है। दरार। अचानक उनके पूर्व जनरल की ओर से आने वाला दबाव बढ़ गया। उसके आसपास की जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। हालांकि उग्रसेन और इको डोमिनियन साम्राज्य के किसी भी सैनिक को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो विक्टोरिया के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण कई गुना बढ़ गया हो और सघन हो गया हो। तीसरे क्रम के मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सभी सैनिक घुटनों के बल गिर गए और उन्होंने अपना गला पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। दूसरे क्रम और पहले क्रम के सैनिकों के लिए दबाव बहुत ज्यादा था। प्रथम श्रेणी के सैनिकों के शरीर सीधे पानी के गुब्बारे की तरह फट गए, जबकि दूसरे श्रेणी के अधिकांश सैनिक मर गए, क्योंकि उनके दिल की धड़कन रुक गई थी। जो लोग बच गए वे या तो तीसरे क्रम तक पहुंचने के बहुत करीब थे, या उनके पास खुद को बचाने के लिए किसी तरह की जादुई कलाकृति थी। विक्टोरिया ने कोई दया नहीं दिखाई। हालांकि ये सैनिक 1 घंटे पहले ही उसके अधीनस्थ थे। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। धमाका। एक बार फिर विक्टोरिया ने दबाव बढ़ा दिया। इस बार दूसरे क्रम के सभी सैनिकों के शरीर
पानी के गुब्बारे की तरह फट गए। मांस और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े जगह जगह छोड़ गए, जबकि तीसरे क्रम के साधक मौत के कगार पर थे। दबाव उनके लिए बहुत ज्यादा था। उनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी पहाड़ के नीचे दबे हुए हों। उनकी हड्डियां धीरे धीरे टूट रही थीं और टूट रही थीं। जैसे जैसे उनकी जिंदगी खत्म हो रही थी, वे भारी दबाव के कारण चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। यह भयावह दृश्य अन्य सैनिकों के लिए देखने योग्य नहीं था। यह देखना बहुत ज्यादा है। यह देखकर कि कैसे सैनिकों के शरीर पानी के गुब्बारे की तरह फट रहे थे और उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े जगह जगह फैल रहे थे, सैनिक इसे और सहन नहीं कर सका और उल्टी करने लगा। अगर संभव हो तो मैं इस भयावह याद को अपने दिमाग से मिटा देना चाहूंगा, एक सैनिक ने विक्टोरिया को घूरते हुए कहा। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। आज विक्टोरिया ने सबके मन पर गहरी छाप छोड़ी है। उसने दिखाया कि एक पीक 5वें क्रम का साधक क्या करने में सक्षम है। उसने दिखाया कि उनके और उसके बीच क्या अंतर है। भगवान का शुक्र है कि वह हमारे पक्ष में आई। उनकी जगह खुद की कल्पना करके मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी आत्मा पीड़ा में चीख रही है। दूसरा सैनिक बोलते हुए कांप उठा। ड्रैगोनियन बनने के बाद वह और भी मजबूत हो गई है। जब लड़ाई शुरू हुई तो एडम उसकी आभा को महसूस करने में सक्षम था। उसकी पिछली आभा की तुलना उसकी वर्तमान आभा से करने पर एडम को एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा था। पहले उसकी आभा इतनी मजबूत नहीं थी कि वह ऐसा कुछ कर सके। 1 मिनट बाद मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के शेष सैनिक जो विक्टोरिया के आने पर युद्ध के मैदान में रुके थे, केवल उसके आभा दबाव से मारे गए। वह खून, मांस के छोटे छोटे टुकड़ों और हड्डियों से घिरी हुई खड़ी थी। उसके आसपास की जमीन खून से रंगी हुई थी। जब एस्टन युद्ध के मैदान में पहुंचा तो उसने यह देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह कहां है? उसने एडम से पूछा। उसके आने से पहले कई अन्य सैनिक भागने में सफल हो गए थे। वह ड्रैगनियन के साथ उनका पीछा करने गई थी। जबकि सामान्य सैनिक लड़ाई लड़ने के बाद थक गए थे, ड्रैगनियन के पास दुश्मन सैनिकों का पीछा करने और उन्हें मारने के लिए पर्याप्त सहन शक्ति बची हुई थी। एस्टन ने डैक्सटन को देखा, जो अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया था और एडम के बगल में खड़ा था और उसके साथ उनकी आगामी कार्रवाइयों के बारे में बात कर रहा था। पहले एस्टन खुद को दिखाने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन चीजें जिस तरह से हो रही थीं, उसे देखते हुए उसे बाहर आना पड़ा। एस्टन चाहकर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वह वर्तमान में सम्राट का संरक्षक था। Listen to this audiobook, The Rise of the Celestial Emperor and His 7 Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. वह बहुत चाहता था, एस्टन, किसी को भी सीमा पार मत करने देना, जाओ। लेकिन एस्टन अभी भी झिझक रहा था। सम्राट की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मेरे पास एडम है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अभी मुझ पर हमला करने की हिम्मत किसी में है। डेक्स्टन मजाक नहीं कर रहा था। अगर कोई उसकी जान लेने की कोशिश भी करेगा तो एडम और सभी सैनिक उसे चीर देंगे। ठीक है। एस्टन को वासु की उपस्थिति का एहसास हुआ। वासु के यहां होने से राहत महसूस करते हुए वह बिना समय बर्बाद किए चला गया। दृश्य परिवर्तन सम्राट और रहस्यवादी साम्राज्य के प्रधानमंत्री ने एक कलाकृति का उपयोग करके पूरी लड़ाई देखी। वह एक कुएं के सामने खड़ा था। कुएं के पानी पर
युद्ध के मैदान में जो कुछ हो रहा था उसका प्रक्षेपण दिखाई दे रहा था। और जब सम्राट ने विक्टोरिया को अपने सैनिकों को मारते देखा तो वह पूरी तरह से पागल हो गया। टकराना, यह कुतिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस कुत्ते को मैंने पाला है वह मुझे काटने के लिए इतना साहसी हो जाएगा। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर का सम्राट गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसका गुस्सा और आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं। वह इस बात से नाराज नहीं था कि वह युद्ध हार गया। वह इस बात से नाराज नहीं था कि उसके सैनिक कायरों की तरह भाग रहे थे। लेकिन जिस महिला को साम्राज्य द्वारा गोद लिया गया था और साम्राज्य की सेवा करने के लिए पाला गया था, उसी को उसके साथ विश्वासघात करते देखकर सम्राट को बहुत गुस्सा आया और वह बहुत नाराज हुआ। जब उसने दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी तो उसने अपनी पूरी सेना नहीं भेजी जो लाखों में थी। ऑनरेकल एलायंस के नेता रजत ने उसे पहले पानी का परीक्षण करने के लिए कुछ सैनिकों को भेजने का आदेश दिया। इको डोमिनियन साम्राज्य के लिए भी यही कहा जा सकता है। उसने यही किया। उसने विक्टोरिया को भेजा ताकि वह युद्ध जीतते समय अपने हताहतों को यथासंभव कम से कम रख सके। अब उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो चुकी थीं। न केवल उसके सैनिक क्रूरता से युद्ध हार गए, बल्कि वे कायरों की तरह युद्ध के मैदान से भी चले गए। इन सब के अलावा उसके साम्राज्य के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक और उसके सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों में से एक ने उसे धोखा दिया और उसके खिलाफ हो गया। यह स्थिति सम्राट को किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं थी। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखो और उसे महामहिम रजत को भेजो। मैं अपना दिमाग ठंडा करने जा रहा हूं। सम्राट ने यह काम प्रधानमंत्री को सौंप दिया और अपना दिमाग ठंडा करने चला गया, क्योंकि वह जानता था कि बिना दिमाग ठंडा किए वह जल्दबाजी में फैसले लेगा जिससे वे युद्ध हार सकते हैं। जब भी रहस्यवादी साम्राज्य का सम्राट अपने सिर को ठंडा करने की बात करता था तो महल में कोई न कोई व्यक्ति अवश्य मर जाता था। उस व्यक्ति को किसने मारा, इस बारे में कोई भी सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था। सभी ने बस अपना सिर नीचे कर लिया और मृत व्यक्ति को अनदेखा कर दिया। इस युद्ध में मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य को अभी भी बढ़त हासिल थी। जब तक उसने दुश्मन को अपने साम्राज्य में घुसने नहीं दिया, तब तक सब कुछ ठीक था। सम्राट को जाते देख प्रधानमंत्री ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ देर तक युद्ध के मैदान को देखने का निर्णय लिया, ताकि देख सकें कि क्या वह कुछ और रोचक बात सीख सकते हैं। पिताजी, सब कुछ कैसा रहा? वासु के लौटने के बाद एडम ने उसे बताया कि विक्टोरिया ने वहां क्या किया। वासु को उसकी हरकतों से कोई ऐतराज नहीं था। हमने करीब 10,000 सैनिक खो दिए और 20,000 घायल हो गए। बाकी सैनिक बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं थी। ड्रैगनियन की बदौलत यह सब हमारे लिए वाकई आसान हो गया है। मैं यहां सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी करके आया था, लेकिन आपके साथ होने के कारण हम जीत गए। वासु ने युद्ध के मैदान के चारों ओर देखने से पहले संक्षिप्त रूप से अपना सिर हिलाया। महाराज, अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या हमें अपनी सेना को आगे बढ़ाना चाहिए और मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की सीमाओं को पार करना चाहिए? पहले एडम और डेक्स्टन ने इस मामले पर चर्चा की थी। अब वह वासु से इस मामले पर विचार पूछ रहा था। चर्चा करने के बाद वे दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वासु को यह चुनने दिया जाए कि वे क्या करने जा रहे हैं। अभी के लिए पिताजी, मुझे लगता है कि आपको और सैनिकों को यहां डेरा डालना चाहिए।
मैं अन्य युद्ध क्षेत्रों की ओर जाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि हम जीतें। कल तक हम मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। दुश्मन द्वारा अपनी सेना भेजने की प्रतीक्षा करने के बजाय दुश्मन साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना भेजना अधिक बुद्धिमानी होगी। ठीक है। डैक्स्टन और एडम को इस व्यवस्था में कोई समस्या नजर नहीं आई। चूंकि वासु व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जा रहा था, तो क्या गलती हो सकती थी। वासु कुछ देर वहीं रुका रहा, फिर उसने सब कुछ एडम और यथार्थ को सौंप दिया। वह दूसरे युद्ध क्षेत्र में चला गया। दृश्य परिवर्तन। दोस्त, मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे बुरा लग रहा है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हम बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तीरंदाज के सबसे अच्छे दोस्त ने आंखें घुमाई और व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब दिया। यह तथ्य कि हम 5 लाख भूखे सैनिकों द्वारा पीछा किए जा रहे हैं, जो हमें शिकार करने की फिराक में हैं, बस एक छोटी सी परेशानी है जिसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम झरने के पास रुकें और कुछ मछलियां पकाएं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई। मैं तुम्हारे भाइयों को बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। हमारी वर्तमान स्थिति से ज्यादा जीवन के लिए खतरा क्या हो सकता है। हम ऐसी जगह पर हैं जहां शक्तिशाली जादुई जानवर रहते हैं। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम इन शक्तिशाली और उग्र जादुई जानवरों में से किसी एक से मिल सकते हैं और हम उनके नाश्ते, दोपहर के भोजन या शायद रात के खाने का हिस्सा बन सकते हैं। जहरीले पौधों और घातक जालों का जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, जो कुछ जादुई जानवर अपने शिकार को पकड़ने के लिए बनाते हैं। इनमें से किसी एक जाल में फंसना निश्चित रूप से बहुत रोमांचक होगा। इसके अलावा हमारा पीछा लगभग 5 लाख सैनिक कर रहे हैं। जब तक कोई शीर्ष 5वीं श्रेणी का साधक व्यक्तिगत रूप से हमारे पास नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि स्थिति इससे अधिक खराब हो सकती है। विडंबना यह है कि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, विक्टोरिया उनके सामने से उड़कर आई। विक्टोरिया को देखकर पहले तीरंदाज ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरफ खुश होकर मुस्कुराकर देखा। तुम और तुम्हारा कूड़ा मुंह। इस बीच विक्टोरिया ने सुना कि वे क्या बात कर रहे थे। तुम लोगों के पास 2 विकल्प हैं, आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। दोनों सैनिक पूरी तरह से भ्रमित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि विक्टोरिया उनकी तरफ से है। तो वह उनसे यह सवाल क्यों पूछ रही थी? लेकिन तुम मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये सुनकर दोनों तीरंदाजों ने घबराहट में गला साफ किया। जितने भी सैनिकों से वह मिली है, उनमें से उसने उन्हें 2 विकल्प दिए हैं, और हर बार जब वह उन्हें 2 विकल्प देती है, तो जवाब देने के बजाय वे पूछते हैं कि वह उनसे यह सवाल क्यों पूछ रही है। अगर ये दोनों उसका समय और बर्बाद करते हैं, तो वह उन्हें मार डालेगी और आगे बढ़ जाएगी। हम आत्मसमर्पण करते हैं। कौन मरना चाहेगा? दोनों तीरंदाज अनाथ थे और अविवाहित थे। कम से कम आत्मसमर्पण करके वे लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। अच्छा निर्णय। अब युद्ध के मैदान में वापस जाओ और आत्मसमर्पण कर दो। कोई चाल चलने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें भांप सकता हूं। जिस क्षण तुम कोई चाल चलने की कोशिश करोगे, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। दोनों तीरंदाजों ने बार बार अपना सिर हिलाया। वे नहीं देख पाए कि विक्टोरिया झूठ बोल रही थी। जाहिर है वह इतनी दूर तक समझ नहीं सकती। वह कोई संवेदी साधक नहीं थी। उसकी इंद्रियां वासु की तरह ही तेज थीं। शिकार करीब 3 घंटे तक चला। शिकार के दौरान उसे कई सैनिकों का सामना करना पड़ा। उनमें से अधिकांश उसके सामने कायर बन गए।
और उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। और जो आत्मसमर्पण नहीं करते थे उन्हें उसने तुरंत मार डाला। विक्टोरिया का अनुसरण करते हुए एस्टन भी अलग तरीके से काम कर रहा था। जिस भी सैनिक को वह देखता था उसे तुरंत मार दिया जाता था। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर और इको डोमिनियन एम्पायर के बीच दुश्मनी बहुत गहरी है। पिछले 2 दशकों में इको नेक्सस साम्राज्य के साथ मिलकर मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य ने इको डोमिनियन साम्राज्य को कई तरीकों से परेशान किया था। दोनों साम्राज्यों ने इको डोमिनियन साम्राज्य में अराजकता पैदा करने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के कई सैनिकों ने अपनी सीमाओं पर उपद्रव मचाया। उन्होंने यात्रा कर रहे लोगों पर हमला किया। उन्होंने व्यापारियों का सामान चुराया। उन्होंने आसपास के गांवों पर हमला किया और ग्रामीणों को पकड़कर उन्हें गुलामों के रूप में बेच दिया। कुछ नीच लोगों ने तो पकड़ी गई गांव की लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधों में बेच दिया, जो ज्यादातर सक्कुबस या इनक्यूबस द्वारा चलाए जाते थे। इको डोमिनियन एम्पायर के सैनिकों को मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर से नफरत थी। ये पहली बार था जब एस्टन को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी दी गई थी। वह इस मौके का इस्तेमाल उनमें से हर एक को मारने के लिए करने वाला था। पहले जब भी मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिक सीमा के पास उपद्रव मचाते थे तो सम्राट किसी भी 5वें क्रम के साधक को नहीं भेज सकता था। इसके बजाय वह एडम को भेजता था। 5वें क्रम के साधक को भेजना कोई छोटी बात नहीं है। 5वें क्रम के साधक को भेजना अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध की घोषणा माना जाता है। अगर डैक्स्टन ने 5वें क्रम के कल्टीवेटर को भेजा होता तो मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर ने अपने 5वें क्रम के कल्टीवेटर को भेजकर जवाब दिया होता और वहां से पूरी स्थिति युद्ध में बदल जाती। और अतीत में डैक्स्टन ने युद्ध शुरू नहीं किया, भले ही उसके साम्राज्य को इतना परेशान किया गया हो, क्योंकि वह जानता था कि मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के साथ युद्ध शुरू करने का मतलब होगा कि पूरा ऑनरेकल अलायंस उस पर हमला करेगा। और चाहे उसका साम्राज्य कितना भी मजबूत क्यों न हो, साम्राज्य इतने सारे पावर हाउस के हमलों का सामना नहीं कर पाएगा। अब उग्रसेन साम्राज्य के साथ चीजें स्पष्ट रूप से बदल गई थीं। इसके अलावा 2 5वें क्रम के साधकों के अलावा ड्रैगनियन भी थे जो भागते हुए सैनिकों का पीछा कर रहे थे। अंत में भागते हुए सभी सैनिकों में से लगभग 90% को या तो पकड़ लिया गया या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया या मार दिया गया। शेष 10% में से कुछ जंगली जादुई जानवरों के हाथों मारे गए या जादुई जानवरों द्वारा बनाए गए जाल में फंस गए। जो सैनिक जीवित वापस आने में कामयाब रहे वे घायल हो गए और अगले 4 से 7 दिनों तक लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। अंत में मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर ने 5 लाख सैनिकों को खो दिया। उनके पहले टकराव का नतीजा मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की हार के रूप में सामने आया। एम्पायर ने अपने सबसे बेहतरीन और सबसे शक्तिशाली पीक 5वें क्रम के साधकों में से एक को खो दिया। उन्होंने अपने शक्तिशाली कमांडर को खो दिया, जिसके पास निकट भविष्य में 5वें क्रम का बनने की क्षमता थी। 5 लाख सैनिक या तो मर गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और वे सभी जादुई तोपें जो उन्होंने पीछे छोड़ दी थीं। ये सब एम्पायर के लिए एक बड़ा नुकसान था। दृश्य परिवर्तन। एक पेड़ की चोटी से एक आदमी जिसने अंधेरे में घुलने मिलने के लिए काले कपड़े पहने हुए थे, अपने हाथों में एक बड़ी आंख पकड़े हुए था। उसके हाथ की आंख
दुश्मन के शिविर की दिशा में इशारा कर रही थी, जो वर्तमान में सैनिकों द्वारा बनाया जा रहा था। कुछ अन्य सैनिक युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे थे। इस आंख की पुतली का उपयोग करके रहस्यवादी वसंत सम्राट और प्रधानमंत्री युद्ध के मैदान में क्या हुआ यह देखने में सक्षम थे। अभी युद्ध समाप्त होने के बाद दुश्मन सैनिक शिविर बना रहे थे। कुछ सैनिक ताजा भोजन पका रहे थे। घायल सैनिक आराम कर रहे थे और कोई काम नहीं कर रहे थे। और जो घायल नहीं थे वे युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे थे और शवों का निपटान कर रहे थे। कुछ पृथ्वी के जादूगरों ने मृत सैनिकों को दफनाने के लिए अपनी तात्विक शक्ति का उपयोग किया, जबकि कुछ जादूगरों ने उनके शरीर को जलाकर राख करने के लिए सरल अग्नि जादू मंत्र का उपयोग किया। मुझे इस पेड़ पर कब तक खड़ा रहना होगा? उसे इस कलाकृति का उपयोग करने के लिए यहां भेजा गया है, ताकि सम्राट देख सके कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने सोचा कि कोई भी उसकी उपस्थिति का पता लगाने में कामयाब नहीं हुआ है, इसलिए उसने जितना हो सके दुश्मन पर नजर रखने का फैसला किया। लेकिन यह सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल थी कि किसी को उनकी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरा सुझाव है कि तुम यह जगह छोड़ दो। उस आदमी का पूरा शरीर डर से कांप उठा जब उसने विक्टोरिया को अपने सामने खड़ा देखा। हमने तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए रहने दिया क्योंकि हम चाहते थे कि सम्राट को पता चले कि यहां क्या हो रहा है। अब जब लड़ाई खत्म हो गई है तो तुम्हारा काम भी खत्म हो गया है। अब तुम चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं और तुम्हें मार डालने का फैसला कर लूं। यह आदमी पूरा सैनिक भी नहीं था, वह एक संदेशवाहक और दूत से ज्यादा था। यही वजह है कि विक्टोरिया ने उसे नहीं मारा। इसके बजाय उसने उसे एक मौका दिया। ऐसा नहीं है कि उसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो। अगर मिली होती तो वह उसे मार देती। ठीक है, विक्टोरिया उस आदमी पर नजर रख रही थी, क्योंकि वह धीरे धीरे अंधेरे जंगल के माध्यम से मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य की सीमा की ओर वापस जा रहा था।